आज की इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के कई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर में जितनी भी इंपॉर्टेंट वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स होती हैं, उन सभी को आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कुड हैव के बारे में। तो कुड हैव के दो मतलब होते हैं। पहला इसका मतलब होता है कर सकते थे, यानी कि पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। और दूसरा इसका मतलब होता है पास हो सकती थी, यानी कि पास्ट में आपके पास कोई वस्तु हो सकती थी। अब देखिए कुड हैव का स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे कुड हैव। अब इसके बाद देखिए दो चीजें आ सकती हैं, या तो आपके सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है या फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी? जब आपका मतलब होगा कर सकते थे, यानी कि आपका मतलब किसी काम को करने से होगा कि पास्ट में आप ये काम कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। तो उस केस में आप कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट कब आएगा? जब आपका मतलब होगा कि पास्ट में आपके पास कोई वस्तु हो सकती थी लेकिन नहीं थी। तो उस केस में आपको उस सामान का नाम यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, तुम मुझे कॉल कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारा मतलब किससे है? कर सकते थे से ना। तो यहाँ पे हम कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो सेंटेंस बनेगा यू कुड हैव कॉल्ड मी। तुम मुझे कॉल कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी। उसके पास पैसे हो सकते थे। तो यहाँ पे हमारा मतलब पास्ट में किसी काम से नहीं है, बल्कि हमारा मतलब है पास्ट में किसी सामान से, कि उसके पास कोई वस्तु हो सकती थी, यानी कि ऑब्जेक्ट हो सकता था। तो यहाँ पे कुड हैव के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, सेंटेंस बनेगा शी कुड हैव मनी, यानी कि उसके पास पैसे हो सकते थे। तो इस तरह से कुड हैव के दो मतलब होते हैं, कर सकते थे और पास हो सकती थी। अब देखिए नेक्स्ट है हैविंग टू। हैविंग टू का हिंदी में मतलब होता है करना पड़ रहा है, यानी कि जब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है उस केस में आप हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? प्रेजेंट की अगर बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट में कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है तो उसके लिए आप इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हैविंग टू के साथ सेंटेंसेस हम पास्ट में भी बना सकते हैं, तब इसका मतलब निकलेगा करना पड़ रहा था। तो इसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पास्ट के लिए वॉज वर। और अगर फ्यूचर से आपका मतलब है कि कोई काम मुझे करना पड़ रहा होगा मजबूरी में फ्यूचर में, तो उस केस में आप विल बी के साथ हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर प्रेजेंट की बात करनी है तो इज एम आर आएगा, पास्ट की बात करनी है तो वॉज वर आएगा, और अगर फ्यूचर की बात करनी है तो विल बी आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आप लोग समझ गए कब कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लिखेंगे हैविंग टू और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको इस स्ट्रक्चर में कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब्स याद रखनी है कि प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज एम आर लगाएंगे हैविंग टू से पहले, पास्ट की बात हो रही है तो वॉज वर लगाएंगे हैविंग टू से पहले, और अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो विल बी लगाएंगे हैविंग टू से पहले। और हैविंग टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए टू लिखा हुआ है ना, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मुझे इंतजार करना पड़ रहा है। तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में हमें ये काम करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई आएगी। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा एम। तो सेंटेंस होगा आई एम हैविंग टू वेट। मुझे इंतजार करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू वेट। इसी तरह से उन्हें यहाँ रुकना पड़ रहा है, तो यहाँ पे सेंटेंस होगा दे आर हैविंग टू स्टे हियर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दे था, यानी कि हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे थे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता, हम एक व्यक्ति की बात करते, तो हम इज हेल्पिंग वर्ब लगाते प्रेजेंट के लिए। अब देखिए पास्ट का एक एग्जाम्पल, जैसे उसे अकेले खाना बनाना पड़ रहा था। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा शी वॉज हैविंग टू कुक अलोन।
अब यहाँ पे हम एक लड़के की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे पास्ट में वॉज का इस्तेमाल किया गया है। अगर एक से ज़्यादा लोगों की बात करते तो वर हेल्पिंग वर्ब आती। अब देखिए अबाउट टू, इसका मतलब होता है करने वाला हूँ। मतलब जब कोई काम आप बस करने ही वाले हैं, होने ही वाला है, तो वहाँ पे आपको अबाउट टू का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पे भी आप लोग सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट दोनों में बना सकते हैं। तो प्रेजेंट में बनाना हो कि मैं ये काम करने वाला हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इज एम आर आ जाएगा। और अगर पास्ट में सेंटेंस बनाना हो कि मैं ये काम करने वाला था, तो वहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वॉज वर का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर में इसमें सेंटेंसेस नहीं बनते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं मैं ये काम करने वाला हूँ। पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं मैं ये काम करने वाला था। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करनी हो तो क्या हम ऐसे बोलेंगे कि मैं ये काम करने वाला रहूँगा? बहुत ही ऑकवर्ड साउंड कर रहा है ना। तो इसका इसीलिए हम लोग यहाँ पे फ्यूचर में सेंटेंस नहीं बनाते हैं। तो सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में सेंटेंस इसमें बनते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लिखना है अबाउट टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था हैविंग टू में कि जब भी आपको टू दिख जाए उसके बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए अबाउट टू के बाद भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं सोने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्लीप। सेंटेंस प्रेजेंट का था, सब्जेक्ट आई था, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे एम का इस्तेमाल किया गया है। सो आई एम अबाउट टू स्लीप, मतलब मैं ये काम करने ही वाला हूँ। ट्रेन आने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल होता, मतलब हम एक से ज़्यादा ट्रेनों की बात करते, तो वहाँ पे हम आर का इस्तेमाल करते। वो रोने ही वाली थी, सेंटेंस किस में है? पास्ट में है कि वो ये काम करने ही वाली थी। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या तो वॉज आएगी या फिर वर। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, एक लड़की की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस बनेगा शी वॉज अबाउट टू क्राई। वो रोने ही वाली थी, शी वॉज अबाउट टू क्राई। नाउ द नेक्स्ट इज वुड हैव। वुड हैव के दो मतलब होते हैं। पहला इसका मतलब होता है करता या करती। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हारी मदद करती, यानी कि ये काम हुआ नहीं, जस्ट हम ऐसे ही बोल रहे, इमेजिन कर रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करती ना तो मैं तुम्हारी मदद करती, ठीक है। या फिर मेरे पास पैसे होते तो मैं घूमने जाता, यानी कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता ते ती आता है और जो पास्ट के इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जो सच नहीं होते हैं, बस काल्पनिक होते हैं, हम इमेजिन करते हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वुड हैव का, ठीक है। एक मतलब ये हो गया। दूसरा इसका मतलब होता है पास होता। ये भी इमेजिनरी होता है, रियलिटी नहीं है ये। यहाँ पे हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं जैसे मेरे पास पैसे होते, मतलब है नहीं हकीकत में, जस्ट हम इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे पास पैसे होते, मेरे पास घर होता। इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें बनते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर। देखिए अगर आप लोगों को कुड हैव अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लोगों को वुड हैव में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और कुड हैव का स्ट्रक्चर दोनों बिल्कुल सेम है। जैसे वहाँ पे आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव वहाँ पे लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे वुड हैव। और जैसा मैंने वहाँ पे बताया कि कुड हैव के बाद दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या ऑब्जेक्ट, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी दो चीजें आ सकती हैं वुड हैव के बाद, या तो ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो मतलब होगा काम से, यानी कि मैं कुछ करता जो मैंने नहीं किया, हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होता। और अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसका सीधा सीधा मतलब होगा सामान से, कि मेरे पास कोई वस्तु होती, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर तुम बताते तो मैं मदद करता। तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि अगर तुम बताते तो मैं तुम्हारी मदद करता, यानी कि ना तुमने बताया और ना मैंने तुम्हारी मदद की, तो पास्ट की काल्पनिक बातें हैं ये। तो यहाँ पे वुड हैव का इस्तेमाल होगा, सेंटेंस बनेगा आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद करता अगर तुम बताते, इफ़ यू हैड टोल्ड मी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम वुड हैव के साथ सेंटेंस बनाते हैं तो कंडीशन दी जाती है। तो देखिए मैं मदद करता यानी मैंने नहीं किया, इसमें तो वुड हैव आएगा, लेकिन इसके पहले वाले सेंटेंस में, यानी कि जो अगर वाला सेंटेंस होगा ना जिसमें कंडीशन होगी, उसे बनाने के लिए हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर तुम बताते, इसके लिए सेंटेंस बना इफ़ यू हैड टोल्ड मी, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाती, यानी कि ना उसने पढ़ाई की ना वो पास हुई। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा शी वुड हैव पास्ड इफ शी हैड स्टडीड। तो इसमें जो सेंटेंसेस बनते हैं ना वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, उसमें सेंटेंसेस दो पार्ट्स में बटे होते हैं। एक तो कंडीशन दी जाती है, दूसरा रिजल्ट दिया जाता है। जो आपको कंडीशन दी जाती है उसे आपको बनाना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और जो आपका रिजल्ट होता है कि मैं ऐसा करता या मैं ऐसा करती, तो उसे आपको बनाना है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब एक एग्जांपल देखिए पास होता वाला, जैसे इसका मतलब ये भी तो होता है ना कि मेरे पास कुछ होता, तो उसका एग्जांपल है उसके पास कार होती। शी वुड हैव अ कार, मेरे पास पैसे होते। आई वुड हैव मनी। तो इन सेंटेंसेस में देखिए वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट आ रही है, यानी कि सीधे सीधे सामान का नाम आ रहा है, जिसका मतलब हिंदी में ये निकलता है कि मेरे पास होता। ठीक है, कोई भी वस्तु जो अभी प्रेजेंट में है नहीं, हम इमेजिन करते हैं कि मेरे पास ये चीज होती। सो नेक्स्ट है कैन। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। देखिए कैन एक मॉडल वर्ब होती है। इसका यूज किया जाता है एबिलिटी यानी कि क्षमता को दिखाने के लिए, परमिशन यानी कि अनुमति के लिए, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बताने के लिए। सेंटेंसेस के लास्ट में आपको सकता है, सकती है, सकते हैं ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत ही इजी होता है क्योंकि ये एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो इसीलिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कैन, और कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर। अब नेक्स्ट है कैन बी। इससे पहले आप लोगों ने कैन सीखा। कैन का मतलब क्या होता है? सकता है। अब यहाँ पे बी आ गया है कैन के साथ, और बी का मतलब होता है होना या बनना। तो यहाँ पे कैन बी का मतलब निकलता है हो सकता है या बन सकता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कैन बी, और उसके बाद अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में कुछ भी आ सकता है, जैसे एडजेक्टिव्स आ सकते हैं, नाउन आ सकते हैं, तो कुछ भी आ सकता है। एग्जाम्पल देखिए, वो अच्छी टीचर हो सकती है या बन सकती है। इसके लिए हम बोलेंगे शी कैन बी अ गुड टीचर। वो घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम। इसी तरह से तुम लीडर बन सकते हो, यू कैन बी अ लीडर। तो इस तरीके से हम कैन बी का इस्तेमाल करते हैं हो सकता है या बन सकता है के सेंस में। अब जो नेक्स्ट है वो भी कैन से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है कुड। कुड देखिए कैन का पास्ट होता है। कैन का मतलब क्या होता है? सकता है, सकती है या सकते हैं। प्रेजेंट की एबिलिटी को बताने के लिए, यानी कि प्रेजेंट की क्षमता को बताने के लिए हम कैन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कुड कैन का पास्ट होता है तो इसका यूज हम करते हैं पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए। तो इसका हिंदी में मतलब होता है सकता था, सकती थी या सकते थे, या फिर सका, पाया या पाई के सेंस में। अभी आप एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कुड, और कुड क्योंकि एक मॉडल वर्ब है तो इसके बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए एग्जाम्पल्स, जैसे मैं तैर सकता था, तो यहाँ पे हम पास्ट की एबिलिटी की बात कर रहे हैं, पास्ट की क्षमता की बात कर रहे हैं। देखिए प्रेजेंट की क्षमता की बात करते अगर कि मैं तैर सकता हूँ तो कैन का इस्तेमाल करते, सेंटेंस बनता आई कैन स्विम। लेकिन क्योंकि पास्ट की एबिलिटी है तो कुड का इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस बनेगा आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था। इसी तरह से मैं नहीं समझ पाया, तो यहाँ पे अब क्या आ गया? पाया, सेंटेंस के लास्ट में। तो यहाँ पे हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस होगा आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, इसलिए यहाँ पे कुड के बाद नॉट आ गया। आप कुड नॉट को साथ में भी बोल सकते हैं, आई कुडंट अंडरस्टैंड। कुड नॉट को आप साथ में कुडंट भी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं आई कुडंट अंडरस्टैंड। वो सो नहीं पाई, शी कुड नॉट स्लीप, या फिर शी कुडंट स्लीप। तो देखिए जब भी आप कुड के साथ अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस, तो वहाँ पे सकता था, सकती थी, सकते थे का सेंस निकलता है। लेकिन जब आप लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कुड के साथ तो वहाँ पे सका, पाया, इस तरीके का सेंस निकलता है।
अब देखिए नेक्स्ट है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सलाह के लिए यानी कि एडवाइस के लिए। मतलब किसी को एडवाइस देनी हो या लेनी हो उस केस में आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल सेम है क्योंकि शुड भी एक मॉडल वर्ब होती है और मॉडल वर्ब है तो शुड के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, स्ट्रक्चर यहाँ पे सिंपल है। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। उसे सोचना चाहिए, ही शुड थिंक। हमें पूछना चाहिए, वी शुड आस्क। अब जो नेक्स्ट है वो शुड से ही रिलेटेड है। सो नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या बनना चाहिए। देखिए शुड का मतलब होता है चाहिए और बी का मतलब मैंने आप लोगों को कैन बी में बताया था। बी का मतलब होता है होना या बनना। तो शुड बी जब साथ में आते हैं तो इसका मतलब होता है होना चाहिए या बनना चाहिए। तो स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शुड बी, उसके बाद अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए। अब देखिए अगर आपका सेंटेंस ये होता कि तुम डॉक्टर हो सकते हो तब तो हम उसे कैन बी की मदद से बनाते, सेंटेंस बनता यू कैन बी अ डॉक्टर। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, शुड बी का। सेंटेंस होगा यू शुड बी अ डॉक्टर। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। तुम्हें लीडर होना चाहिए या तुम्हें लीडर बनना चाहिए, यू शुड बी अ लीडर। यही सेम सेंटेंस आप लोगों ने देखा था कैन बी में, वहां पे सेंटेंस था तुम लीडर हो सकते हो, तो हम सेंटेंस बना रहे थे यू कैन बी अ लीडर। सो आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा हो कैन बी और शुड बी में। अब देखिए नेक्स्ट है हैज हैव। हैज हैव के दो मतलब होते हैं। पहला इसका मतलब होता है पास है, यानी कि जब कोई वस्तु प्रेजेंट में हमारे पास होती है उसे बताने के लिए हम हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं, पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार जताने के लिए। और दूसरा इसका मतलब होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये यूज तब होता है जब हम कोई काम कर चुके हैं प्रेजेंट में और इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव। अब देखिए हैव का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ, यानी कि जब एक से ज्यादा व्यक्ति की बात हो तब वहां पे हैव आएगा। और हैज का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि जब एक व्यक्ति की बात हो जैसे ही, शी, इट, इनके साथ। अब हैज हैव क्लियर हो गया। हैज हैव के बाद दो चीजें आ सकती हैं क्योंकि हैज हैव का दो मतलब होता है ना, तो दो चीजें आ सकती हैं। या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है या फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो मतलब होगा काम से, यानी कि कर चुका हूं या चुकी हूं, इस तरीके से। और अगर हैज हैव के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा यानी कि सामान का नाम, तो वहां पे मतलब होगा पास है से। एग्जाम्पल देखिए, उसके पास कार है। तो देखिए यहाँ पे किसी काम की बात नहीं हो रही है बल्कि किसी वस्तु के पास होने की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा हैज हैव के बाद। तो सेंटेंस यहाँ पे बनेगा शी हैज अ कार। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हैज आया है, तो उसके पास कार है, शी हैज अ कार। इसी तरह से हम ये मूवी देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम किसी वस्तु के पास होने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी काम के पूरे होने की बात कर रहे हैं कि हम ये काम कर चुके हैं। तो हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सेंटेंस होगा वी हैव सीन दिस मूवी। अब देखिए नेक्स्ट है हैड। हैड हैज हैव का पास्ट होता है। देखिए अगर आपके पास प्रेजेंट में कोई वस्तु है उसे बताने के लिए हम हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर पास्ट में कोई वस्तु हमारे पास थी तो उसे बताने के लिए हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक इसी तरह से जब हम प्रेजेंट में कोई काम पूरा कर चुके होते हैं, कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो उसे बताने के लिए हम हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम पास्ट में कोई काम पूरा कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसे बताने के लिए हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग समझ गए हैड के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है पास था और दूसरा मतलब होता है चुका था। स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल हैज हैव की तरह ही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद अगर हम किसी काम के पूरा कर चुके होने की बात कर रहे हैं कि मैं ये काम कर चुका था, तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैड के बाद। और अगर किसी सामान की बात कर रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ थी, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा यानी कि उस सामान का नाम आएगा। और हैड का इस्तेमाल हम ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ आप हैड का
इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे मेरे पास एक किताब थी, तो प्रेजेंट में अगर मेरे पास किताब है तो हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, लेकिन पास्ट की बात कर रहे हैं कि मेरे पास किताब थी तो इसके लिए हैड लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, तो सेंटेंस होगा आई हैड अ बुक। मैं अपना काम पूरा कर चुका था, तो यहाँ पे काम की बात हो रही है कि मैं पास्ट में ये काम कंप्लीट कर चुका था, तो यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सेंटेंस होगा आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। और जिस तरह से हैज़ हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक वैसे ही जब हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सो गाइस, आज की क्लास में आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स को डिटेल में सीखा है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों को मेरे लिए बस एक ही काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है बस। एंड या मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।